बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मोस्ट रिपीटेड इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़ फॉर एनटीएस वापटा ईटा और एटॉमिक एनर्जी के। तो आज हमारे पास छठा पार्ट है। तो जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर एक एग्ज़ाम में आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर। तो कहता है कि कॉपर जो कंडक्टर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर की जो वायर होती है वो इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कॉपर का वायरिंग वगैरह में। तो क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है तो इसलिए ये जो है ना कॉपर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए पे कहते हैं 30, ऑप्शन बी पे 33, ऑप्शन सी पे 28। तो इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ये किस तरह होती है। ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह होता है कि हमने ये पढ़ा होगा किसी भी मटेरियल का छोटे से छोटा ज़रा जो मज़ीद तकसीम ना हो सके तो एटम कहलाता है। ठीक है। ये अगर हम देखें लकड़ी का बरूदा है ये हमारे पास, उसका जो छोटे से ज़रा है ये बिल्कुल मामूली से ज़रा जो मज़ीद इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते तो ये एटम कहलाता है। तो एटम को मज़ीद अगर हम जूम करें तो ये देखें, ये हमें एटम जो है ना जूम अगर करेंगे तो हमें एटम इतना बड़ा नज़र आएगा। ठीक हो गया। ये हम अजूम करते हैं एटम को। तो अभी हम एटम चेक करते हैं जी, एटम के बारे में देखते हैं। ये देखें एटम के जो दरमियान वाला ऐसा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है? ये न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इसके बैरूनी शेल्स होते हैं, ये एक शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है। ठीक है। ये मुकम्मल एटम हो गया। तो इन शेल का नाम है जी के, पहले का के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन। इन शेल के नाम है, पहले शेल को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन बोलते हैं। ठीक हो गया। अभी इस तरह है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना वो चक्कर लगाते हैं, गर्दिश करते हैं और ये मूवमेंट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास के शेल है इसमें कॉपर में 2 होते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दूसरा जो शेल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। दूसरे में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। जो तीसरा जो शेल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18। और जो लास्ट वाला शेल होता है जिसे एन बोलते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन ये किस तरह, ऐसे उसका भी एक फार्मूला है वो निकालने का कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथा जो आखिरी बचेगा, आखिरी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है तो वो होगा जी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो उसका ये तरीक़ाकार है, उसका ये तरीका, हमारे पास एक फार्मूला है 2 की पावर n का होल 1 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शेल हमारे पास है के, तो 2n की जगह हम लिखेंगे, पहला शेल है तो 1 लिखेंगे पावर 1, तो ये हमारे पास आ गया 2। ठीक हो गया। दूसरा हम निकाल दें 2 की पावर n पावर 2, तो ये हम निकालते 2n की जगह हमारा दूसरा शेल है पावर 2, क्योंकि पावर बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8। ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास 2n की जगह तीसरा शेल है 3 लिखेंगे और पावर हम लिखेंगे 3, पावर हम लिखेंगे इसकी 3।
तो ये हमारे पास आ गया जी 9 और 2 18, तीसरे शेल में 18 आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इनको टोटल किया तो ये हमारे पास 8 18 और 10 28 28 और पीछे हमारे पास एक बचा। तो आखिरी जो शेल होगा जिसे एन शेल बोलते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह की ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये फार्मूला आप याद रखना। ये भी इससे भी एक एमसीक्यू पूछता है। ठीक है। और शेल के बारे में पूछता है कि शेल के नेम क्या होते हैं, KLMN ये पूछता है। न्यूक्लियस के बारे में पूछता है। और हाँ एक और चीज़ पूछता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। वो ये है कि ये हमारे पास ये देखिए एटम्स है। ठीक है। ये इसके लास्ट जो है ना ये दरमियान में न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर का जो है ना हमारे पास एक एटम है, इसके लास्ट शेल में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत एनर्जी मिली तो ये क्या करता है, इधर से ना जंप करता है, ये 7 वाले एटम में चला जाता है। यहाँ से जंप करके 7 वाले एटम में चला जाएगा। तो ये जो है ना इस पे आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक अपना खोता है तो इस पे आ जाता है जी पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। और ये अडॉप्ट करता है दूसरा जो एटम है, इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। हाँ ये भी एमसीक्यूज पूछता है। ठीक है। और अभी हम देखते हैं अगला एमसीक्यूज हम देखते हैं जी। अच्छा जी। अच्छा जी अगला एमसीक्यूज हमारे पास ये है, वो कहता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन कॉपर थर्ड शेल। तो अभी हमने डिटेल से पढ़ा है कि कॉपर के जो तीसरा शेल होता है उसमें कितने होते हैं, 18। पहले में कितने थे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे शेल में 1। पहले शेल को बोलते हैं के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। ठीक हो गया। अगला हम एमसीक्यूज करते हैं जी। अच्छा जी अगला एमसीक्यू ये कहता है कि विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। 4 ऑप्शन दिए हैं, कहते हैं इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ए पे कहता है कॉपर और सिल्वर। नहीं, कॉपर और सिल्वर दोनों जो है ना वो कंडक्टर है। ठीक हो गया। और ये जो है ना कंडक्टर है। तो दूसरे पे माइगा और ग्लास नहीं, ये इंसुलेटर मटेरियल है। और तीसरा जो है ना ये सिलिकॉन और जर्मनी, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि वो होता है जिसमें ना तो वो कम्प्लीटली कंडक्टर होता है, ना ही कम्प्लीटली वो इंसुलेटर होता है। क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते और जो है ना वो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन उसमें गर्दिश करते हैं। तो वो इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान वाले को जो है ना उसमें ख़ासियत होती है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना ये दोनों के सेमीकंडक्टर है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर एग्ज़ाम में मैंने देखा है। कहते हैं हमारे पास एक लैंप है, उसका जो है ना 500 वाट उसका कंजम्पशन है। ठीक हो गया। और 5 घंटे वो क्या करे दिन में चलता है। तो कहता है एक यूनिट निकालें, महीने में जो है ना उसका यूनिट निकालें। तो अब वो हम इस तरह निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला है KWH, एनर्जी का फार्मूला है KWH। के को अपनी जगह लिखेंगे, डब्ल्यू की जगह हमारे पास कितने वाट है, 500 वाट है। एच हमारे पास आवर है, कितने घंटे चलते हैं, 5 घंटे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ये के आ गया और ये 500 और ये 2500 आ गया। ठीक हो गया। ये 2500 आ गया। अभी हम 2500 आ गया जी के 2500। अभी आगे हम जो है ना इसके लिए दूसरा पेज लेते हैं, उसमें करते हैं सही। अच्छा जी इधर हम दूसरे पेज में आ गए। तो वो कहता है एनर्जी का फार्मूला है E = हमारे पास फार्मूला है किलो वाट हावर। ठीक हो गया। एनर्जी बराबर है पावर, या एनर्जी बराबर है के को अपनी जगह लिखेंगे। वाट उसने हमें 500 दिया है और आवर उसने हमें 5 दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी के 2500। 2500 आ गया। अभी हमारे पास ऐसा है जो के है किलो,
तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 पे तो किलो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2500 तक़सीम 1000 करेंगे, ये 2 इससे कट के तो ये 10 है, ये जी आ जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी ये आ जाएगा 10 है ना, 2 ये इससे कट के ये 10 है, तो इसको हम करेंगे जी 10, ये नहीं ये पॉइंट में आएगा जी, ये है और यहाँ पे ये 10 है, तो हम 2 की जगह करेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 हमारे पास इधर बच गया, तो पॉइंट ऊपर लगाएंगे 0, तो ये 2 पॉइंट हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास यूनिट इसका जो निकलेंगे 2.5 यूनिट जो है ना, हमारे पास एनर्जी आ गई 2.5 जो है ना, इसके यूनिट आपने निकाल दिए, ये 2.5। अगर हम इसको मंथली एज बल्ब को भी निकालेंगे तो 30 के साथ इसको और ज़रब देंगे तो पूरे महीने का बिल निकलेगा। तो महीने में हमारे कितने यूनिट हो गए, ये आ जाएगी जी 60 और 15, 70, 75, ये 75 यूनिट आपने पूरे महीने में कंज्यूम किए। 500 बल्ब को, 500 वाट के बल्ब को अगर आप जो है ना 5 घंटे डेली यूज़ करो तो महीने का बिल ये निकल आया हमारा। सही हो गया। अगला हम MCQs करते हैं जी। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और उसने पूछी है कि रेजिस्टेंस भी आपने पैमाइश करनी है, उससे वो कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस का हमारे पास पावर का फॉर्मूला P = V²/R, ठीक हो गया। अब हम R को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा, हम इस तरह करेंगे, इसको इधर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P की जगह हम लिखते हैं जी, हमारे पास 500 वाट है और जो वोल्टेज हमें दिए नहीं है तो ये तकरीबन नॉर्मल 220 वोल्ट होते हैं, 220 का स्क्वायर। तो इस तरह जो है ना कैलकुलेटर की हेल्प से इस तरह हम ये MCQs इसकी रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का। अच्छा, ये बड़ा एक बेसिक सा का क्वेश्चन था रेजिस्टेंस निकालने का, ये थोड़ा सा मैं डिटेल से डीपली आपको ये समझाता हूँ। अक्सर ये हम पूछता है जी, करंट के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे P = I²R ये फार्मूला है, और P = V²/R ये भी आप याद करना है, और P = VI cos θ ये भी अक्सर पूछते हैं। और 3 फेज़ में अगर हम पूछे तो P = 3 VI cos θ, ठीक है, 3 फेज़ है। तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये याद कर लें, ये बेसिक्स हैं, ये इनमें से एक ना एक क्वेश्चन लाजमी पूछता है। यह आपको बोलेगा जी पावर फैक्टर निकालो, तो पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बताया। हमारे पास जो फार्मूला है ना P = VI cos θ, अगर सिंगल फेज़ का बोलते हैं तो हमारे पास जो है ना, हमने अभी cos θ निकालना है, तो हमारे पास cos θ किसके बराबर होगा, cos θ हमारे पास बराबर होगा जी P/VI, ठीक है। अभी हमें पावर दिया हो, वोल्टेज दिया हो और करंट दिया तो हम निकाल सकते हैं जी, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं जी, ठीक है। ये cos θ ये साथ फाई भी है। तो फार्मूला रेजिस्टेंस अगर हमें उसने दिया है P = V²/R, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अभी हमने रेजिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे, तो हम करें जी, रेजिस्टेंस हमारे पास R बराबर होगा, R हमारे बराबर होगा जी, इसको हम वो रेजिस्टेंस को इस तरह करेंगे, देखो तो ये इस तरह हो जाएगा जी V²/P, तो इससे आ जाएगा, मतलब पावर नीचे आ जाएगा, इसका जो है ना पावर जो है ना रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं,
इनको याद कर लें, इनमें से एक न एक MCQs लाजमी आता है। अच्छा, आगे एक MCQs है, उसने दिया है, कहता है कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ सर्किट। कहते हैं यहाँ पे जो है ना लैम्प 1 और लैम्प 2 जो है ना वो सीरीज़ में लगे हैं, तो इनकी जो है ना पावर कैलकुलेट करनी है। तो उसने हमें जो है ना वो दिया है, वोल्टेज दिए हुए हैं और एम्पेयर दिया हुआ है। उसने हमें जो कहते हैं लैम्प 1 का पावर मिला, तो P मैंने फार्मूला P इज़ इक्वल टू VI। तो हमारे पास P इज़ इक्वल टू V जो है ना 220 दिया हुआ है, और I हमारे पास उसने 2 एम्पेयर दिया है। तो ये हमारे पास पावर आ जाएगा जी 440 आ जाएगा पावर एक का पावर आ गया। अभी दूसरे का उसने 1 एम्पेयर दिया हुआ है, तो उसका दूसरे का P2 आ जाएगा हमारे पास 220 ही आ जाएगा। अभी हमने निकालना है इसको सीरीज़ में, कहते हैं दोनों लगे हैं, तो P1 प्लस P2, तो दोनों पावरों का हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास 220 प्लस दूसरी पावर 2 है 440, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 660 आ जाएगा। ठीक है, P1 और P2 को जमा किया, पावर 1 और पावर 2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 440, P1 440 और P2 220 है, सीरीज़ में दोनों पावर हैं, इनको हम प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगला हम जो है ना, अगर पैरेलल में अगर उसने दिया हो तो फिर वो किस तरह हल करेंगे। तो फिर हम लगेंगे P पैरेलल में अगर दिया हो तो पहले पावर हम निकालेंगे, P फार्मूला लगा P इज़ इक्वल टू VI। पावर हमने पहले की निकाली, दूसरी की पावर निकालेंगे, फिर इसको जो है ना ऐसे करेंगे P1 नीचे P1 प्लस P2, ये हमारे पास फार्मूला है पैरेलल में। या इस तरह भी निकालेंगे 1 ओवर P प्लस 1 ओवर P2। ठीक है, ये फार्मूला भी है। यहाँ पे P1 की वैल्यू, सॉरी ये P1 है, यहाँ पे P1 की वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ पे P2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इस तरह जो है ना ये निकल आएगा। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी MCQs इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो भी लंबी हो रही है। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।